हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और दूसरा पॉइंट है कि ब्लड कंसिस्टेंस ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट सच रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड फ्लूइड पोर्शन कॉल्ड प्लाज्मा। इस लाइन का मीन्स है कि जो आपका ब्लड है वो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। जो आपका ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें एडल्ट मैन में कि ब्लड कितना होता है, तो एडल्ट मैन हैव एप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स एंड एडल्ट वुमेन हैव 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। जो आपके एडल्ट मैन होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और जो एडल्ट वुमेन होती हैं उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो आपके बीएससी नर्सिंग के मेन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ब्लड के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, पहला फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब कौन कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपकी O2 और CO2। जो आपका ब्लड है वो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा फंक्शन है उसका रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड ओस्मोसिस। जो आपका ब्लड है पीएच का रेगुलेशन करता है और ओस्मोसिस का भी रेगुलेशन करता है। तीसरा फंक्शन है इसका ब्लड का मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड होता है वो ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेनेंस करता है। चौथा फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरिजन सब्सटेंस। जो आपका ब्लड है वो आपके फॉरिजन सब्सटेंस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। उसके बाद है आपका पांचवा फंक्शन क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन कौन कराता है? तो आपकी क्लॉट फॉर्मेशन कराती हैं प्लेटलेट्स। कौन कराती हैं? प्लेटलेट्स। ये होते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। अगला टॉपिक है आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड वॉल्यूम। अब जो ब्लड है उसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है और वॉल्यूम क्या है? तो ब्लड की बात करें तो ब्लड इज स्टिकी। ब्लड क्या है? स्टिकी है। ओपाक फ्लूइड विद ए करेक्टरिस्टिक्स मेटेलिक टेस्ट। कैसा टेस्ट है? मेटेलिक। ठीक है। अगर बात करें कलर की, जो आपका ब्लड है उसके कलर की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो आपके ब्लड का कलर है वो किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इट इज कैरिंग द कलर ऑफ ब्लड वेरीज। अब इसके अब जो आपकी ऑक्सीजन है उसके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है ब्लड का कलर। कैसे? कि स्कारलेट है आपका, अगर कलर जो ब्लड है उसका कलर स्कारलेट है, स्कारलेट मतलब रेड, तो उस वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन रिच है। कैसा है? ऑक्सीजन रिच है। टू ए डुल रेड ऑक्सीजन पुअर। और जो हल्का लाल है आपका ब्लड तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन कम है, यानी पुअर ऑक्सीजन ब्लड है। उसके बाद अगर बात करें वेट, किसकी बात करें? वेट की, तो ब्लड इज ए हेवियर देन वाटर। जो आपका ब्लड होता है वो वाटर से कैसा होता है? हैवी होता है, अबाउट 5 टाइम्स थिकर। और जो ब्लड होता है वो आपका वाटर से 5 टाइम्स थिकर होता है और मोर विस्कस। और उससे जो आपका वाटर है उससे आपका ब्लड मोर विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। एंड लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म्ड एलिमेंट। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद है आपकी पीएच। पीएच की बात करें तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। जो आपका ब्लड है स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब होता है आपका हल्का क्षारीय, विद ए पीएच बिटवीन 7.35 एंड 7.45। जो आपकी ब्लड की पीएच है वो 7.35 से 7.45 होती है। इसको एग्जैक्टली 7.4 माना जाता है। कितना माना जाता है? 7.4। अगला आपका करेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इट्स टेम्परेचर 38 डिग्री
सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज ऑलवेज स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर। जो आपका ब्लड का टेम्परेचर होता है वो आपकी बॉडी से स्लाइटली मतलब हल्का थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो आपके ब्लड का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा क्या होता है, हायर होता है, यानी ज़्यादा होता है। ये तो हो गया आपके ब्लड के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे आपके ब्लड का कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो अगर ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में दो तरीके के कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका प्लाज्मा होता है, एक आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं तो 45% आपके फॉर्म एलिमेंट होते हैं और जो प्लाज्मा होता है आपका वो आपका होता है ब्लड में 55%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो आपका प्लाज्मा है उसमें प्लाज्मा में बात करें क्या क्या प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है आपकी वो 7% होती हैं और वाटर है वो होता है आपका 91%। कितना होता है? 91%। और अदर सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट्स या अदर सब्सटेंस मिलेंगे आपको 2%। तो अगर हम टोटल ब्लड की बात करें तब तो उसमें टोटल ब्लड में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45% और प्लाज्मा होता है आपका वो होता है 55%। लेकिन हम अगर बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में आपकी 7% प्रोटीन होती हैं, 91% वाटर और अदर सब्सटेंस होते हैं। जो अदर सब्सटेंस हैं आपके वो होते हैं 2%। ठीक है। अगर हम बात करें अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है तो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं 250 से 400,000 तक। जो आपकी ब्लड सेल हैं वो होती हैं आपकी 5 से 10,000 तक और रेड सेल्स हैं वो होती हैं आपकी 4.2 से 6.2 मिलियन तक। ये होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, किसकी? प्रोटीन्स की बात करें 7% प्रोटीन्स में से आपका अब देखो जो 7% प्रोटीन है उनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं तो 7% प्रोटीन्स में पहली होती है आपकी एल्बुमिन। ये होती है 58%। कितनी होती है? 58% एल्बुमिन होती है। ग्लोबुलिन होती है आपकी 38%। कितनी होती है? 38%। और फाइब्रोनेजन प्रोटीन होती है वो होती है आपकी 4%। 7% प्रोटीन के अंतर्गत एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, उसके बाद ग्लोबुलिन और उसके बाद फाइब्रिनोजन। और अदर सॉल्वेंट्स या अदर सब्सटेंसेज में बात करें हम तो अदर सब्सटेंसेज में आपको मिल जाएगा आयन्स हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, गैसेज हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस हैं, ये मिलेंगे आपको अदर सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद आता है आपका अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के, किसकी बात करें हम? डब्ल्यूबीसी की। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो 5 टाइप्स की होती हैं। पहली है आपकी न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल है वो होती है आपकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। कितनी? 60 to 70%। जो आपकी टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उसका 60 to 70% क्या मिलती है आपको? न्यूट्रोफिल। उसके बाद लिम्फोसाइट्स मिलेंगी आपको 20 to 25%। कितनी मिलेंगी? 20 to 25%। उसके बाद मिलेंगी आपको जो आपकी मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स मिलेंगी आपको 3 to 8%। कितनी? 3 to 8% आपको मोनोसाइट्स मिलेंगी। उसके बाद ईओसिनोफिल है तो ईओसिनोफिल आपकी मिलती हैं 2 से 4%। कितनी? 2 से 4%। और सबसे कम मिलेगी आपको बेसोफिल। कौन सी मिलेगी? बेसोफिल, जो कितनी आपकी 0.5 से कितनी? 1%। कितनी? 0.5 से 1%। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब मैं बताता हूँ आपको को जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको इंक्रीजेज ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे। ठीक है। जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको इंक्रीजेज ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रखनी है बस, कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी हैं उनको इंक्रीजेज ऑर्डर में कैसे याद रखें। तो उसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक है आपकी बे मिलन। क्या है? बे मिलन। अब बी का मतलब है वेसोफिल, ई का मतलब है ईओसिनोफिल, एम का मतलब है मोनोसाइट्स और एल का मतलब है
लिम्फोसाइट्स और एन का मतलब है कितना, क्या आपका न्यूट्रोफिल्स। ये आपका इंक्रीजेज ऑर्डर है किसका, डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस का। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेसोफिल है वो 0.5 से 1% होती है, ईओसिनोफिल है 2 से 4 होती है, और आपकी मोनोसाइट्स है वो 3 से 8 होती है, 3 से 8, और लिम्फोसाइट्स आपकी 20 से 25 होती है परसेंटेज, और जो आपकी न्यूट्रोफिल है वो कितनी होती है 60 to 70%। ये आपका इंक्रीज ऑर्डर है किसका, डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आया हमारा प्लाज्मा कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला कंपोनेंट है आपका वाटर। क्या है, वाटर। वाटर की बात करें तो एक्ट एज ए सॉल्वेंट, किसकी तरह एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह। सस्पेंडिंग मीडिया फॉर ब्लड कंपोनेंट्स, और सस्पेंडिंग मीडिया का फंक्शन करता है कौन, वाटर, किसके लिए, ब्लड कंपोनेंट्स के लिए। दूसरा कंपोनेंट है आपका प्लाज्मा का प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन की बात करें, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन करता है मेंटेन, एल्बुमिन। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि एक ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, तो कौन सी है, एल्बुमिन। उसके बाद है डेस्ट्रॉय फॉरिजन सब्सटेंसेज, कौन से, फॉरिजन सब्सटेंस को डेस्ट्रॉय कौन करता है, एंटीबॉडी कंपोनेंट, कि एंटीबॉडी कौन करता है, एच कंपो एंटीबॉडी आपके, ठीक है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, अब कौन कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, कौन कौन करवाता है ट्रांसपोर्ट, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। उसके बाद अब फॉर्म क्लोट्स, अब क्लोट फॉर्मेशन कौन कराता है, तो फाइब्रिनोजन, कौन करवाता है, फाइब्रिनोजन। अगला सब्सटेंस आपका प्लाज्मा का या अगला कंपोनेंट है आयन। तो इन्वॉल्व इन ऑस्मेटिक प्रेशर। अब ऑस्मेटिक प्रेशर में कौन इन्वॉल्व करता है, तो आपका सोडियम और क्लोराइड आयंस दोनों इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कौन बनाए रखता है, तो वह आपका सोडियम और पोटेशियम आयन। मेम्ब्रेन के पोटेशियम को कौन बनाए रखता है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, किसके द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। एंड एसिड बेस बैलेंस, तो एसिड बेस बैलेंस को कौन बनाता है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। एसिड बेस बैलेंस को आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन्स बना के रखते हैं। उसके बाद है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, दूसरे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे आपको न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, ग्लूकोज है आपका, अमीनो एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लाज्मा में। अगला है आपका गैसेज। अगला कंपोनेंट क्या है, गैसेज। तो गैसेज की बात करें तो इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इन्वॉल्व करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कंपोनेंट है आपका वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा कंपोनेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन कर लिए जाते हैं, और मिलता है क्या आपको, यूरिया एंड अमोनिया साल्ट। क्या मिलता है, यूरिया और अमोनिया साल्ट। एंड रेड ब्लड सेल्स बिलिरुबिन, और रेड ब्लड सेल्स का किस में हो जाता है, बिलिरुबिन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला आपका कंपोनेंट है रेगुलेटरी सब्सटेंसेज। तो रेगुलेटरी सब्सटेंसेज में बात करें हम तो दो आते हैं आपको, एक तो कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन यानी एंजाइम्स, और दूसरे एंड स्टिमुलेट और इनहिबिट मेनी बॉडी फंक्शंस हार्मोन्स। तो रेगुलेटरी सब्सटेंस में आपके दो मिलते हैं, एक तो एंजाइम, दूसरा हार्मोन्स। ये होते हैं आपके प्लाज्मा कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो आरबीसी आपकी क्या है, आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। दे आर मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स, और ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स है, क्योंकि जो ये क्या है, आरबीसी आपकी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। दे आर बाइकॉनकेव डिस्क, और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आरबीसी की बाइकॉनकेव, कैसी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क के समान। दे कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन कोल्ड हीमोग्लोबिन, और ये किसके कंटेंट से किसको कंटेन करती है, तो आपका ऑक्सीजन
प्रोटीन कॉल्ड, जो ऑक्सीजन को ले जाता है, कौन ले जाता है, और हीमोग्लोबिन, कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद है द बाइकॉन्केव शेव इज मेंटेड, जो आरबीसी की बाइकॉन्केव शेव होती है वो मेंटेन करती है किसको, बाई ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। जो आरबीसी की बाइकॉन्केव शेव होती है वो किसके द्वारा मेंटेन करी जाती है, तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स, किसके द्वारा, नेट प्रोटीन के नेटवर्क के द्वारा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन। उसके बाद है अगला पॉइंट आरबीसी में आपका यंग रेड ब्लड सेल्स, जो यंग रेड या न्यू ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यंग रेड ब्लड सेल्स या न्यू आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। हाउएवर बट द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, लेकिन इन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जो न्यू आपकी आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। विच इज विदाउट एनी ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होता है, थस इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। विदाउट ऑर्गेनल्स के ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। ये थी आपकी आरबीसी के जनरल संरचना के बारे में स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है। देखो अगर हम शेप की बात करें तो साइड शेप होती है इसकी 2 माइक्रोमीटर की, कितनी होती है, आरबीसी की साइड शेप 2 माइक्रोमीटर की, लेकिन अगर टॉप से देखोगे तो 7.5 मीटर, जो 7.5 माइक्रोमीटर दिखाई पड़ेगी। उसके बाद है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज ए कंपाउंड ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन बाउंड टू द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीम। जो आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, एक तो आपका हीम है, कौन सा है, हीम, ठीक है, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। दूसरा है आपका ग्लोबिन, कौन सी है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये हीमोग्लोबिन है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ग्लोबिन क्या करता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है, यानी ईच ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्रत्येक आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लोबिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, तो 4 में से 2 आपकी अल्फा चेन्स होती हैं, 2 आपकी बीटा चेन्स होती हैं। जो आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 एटम्स ऑफ आयरन। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 4 एटम्स ऑफ आयरन को कंसिस्टेंट करता है, एंड ईच एटम ऑफ आयरन विल ट्रांसपोर्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जो आपका आयरन का प्रत्येक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के पास कितने को, अगर हम इसकी बात करें हीमोग्लोबिन के पास कितने हैं, हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन है, कितने हैं, 4 आयरन। तो एक आपका आयरन है, एक आपका आयरन है वो 1 O2 मॉलिक्यूल को ले जा रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 1 O2 मॉलिक्यूल को ले जा रहा है। तो 4 आयरन होंगे तो कितने O2 मॉलिक्यूल को ले जाएंगे, 4 O2 मॉलिक्यूल को। इस प्रकार ये क्या कराएंगे, ऑक्सीजन देयर फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विल ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो आपके देखो हीमोग्लोबिन के पास आपके 4 आयरन मॉलिक्यूल हैं। अब 4 आयरन मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक आयरन मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो 4 आयरन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, 4 को। इनडायरेक्टली वे में जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कितने मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, 4 मॉलिक्यूल्स को। कितने को, 4 मॉलिक्यूल्स को। इस प्रकार दे आर अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन 1 रेड ब्लड सेल्स। यानी जो आपकी एक रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर 250 मिलियंस हीमोग्लोबिन होते हैं, एंड देयर फॉर 1 रेड ब्लड सेल्स विल ट्रांसपोर्ट 1 बिलियन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जो आपकी एक
रेड ब्लड सेल्स होती है वो 1 बिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ये थे आपके आरबीसी सेल्स थी, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपकी डब्ल्यूबीसी सेल्स। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। तो वाइट ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो इम्यून सिस्टम में आपका अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे करती है ये देखते हैं आगे। ऑल वाइट ब्लड सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जो आपकी जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं ब्लड वेसल्स की तरफ, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इमिग्रेशन। क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। सम ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। जो आपकी कुछ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो फेगोसाइटोसिस नेचर की होती हैं, एंड दे आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट। अब कौन कौन सी है जो फेगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं? तो आपकी एक तो न्यूट्रोफिल है, एक इओसिनोफिल है एंड एक मोनोसाइट है। ये आपकी फेगोसाइटोसिस नेचर की डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब एक एक करके सभी का स्टडी करेंगे। पहला है आपका न्यूट्रोफिल। कौन सा है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट वाइट सेल्स। जो आपकी न्यूट्रोफिल है वो मोस्ट अबंडेंट वाइट सेल है एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। और जो आपके इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या करती है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मोस्ट अबंडेंट क्यों है? क्योंकि ये जो टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उसका 60 to 70% प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या तो परसेंटेज से पूछ ले या फिर पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ ग्रेनुलोसाइट। अब कौन सी है ये? ग्रेनुलोसाइट एंड आर फेगोसाइट्स। और क्या क्या कार्य करती है? फेगोसाइटोसिस का 60 to 7% या 60 to 70% या 60 to 65% प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट इम्यून सेल्स टू अराइव एट ए साइट ऑफ इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल एक फर्स्ट इम्यून सेल है जो कि इन्फेक्शन की साइट पर सबसे पहले पहुंचती है थ्रू ए प्रोसेस नॉन एज कीमोटैक्सिस। और इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कीमोटैक्सिस। द न्यूक्लाई ऑफ द न्यूट्रोफिल्स आर मल्टी लोब्ड। और इसका जो न्यूट्रोफिल है उसका जो न्यूक्लियाई होता है आपका, या न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है? मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लोब्ड। दूसरी आती है आपकी इओसिनोफिल। कौन सी आती है? दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी इओसिनोफिल। तो दिस फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 से 4% ऑफ ग्रेनुलोसाइट। जो आपकी इओसिनोफिल है वो 2 से 4% है ग्रेनुलोसाइट का, एंड दे हैव बीटा शेप्ड बी शेप्ड न्यूक्लियाई। और जो इओसिनोफिल का न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है? बी शेप्ड होता है। लाइक न्यूट्रोफिल्स दे टू माइग्रेट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अभी किस जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो जैसे जो आपकी इओसिनोफिल हैं वो न्यूट्रोफिल्स के समान ही माइग्रेट कर जाती हैं ब्लड वेसल्स में, एंड दे आर 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो आपकी इओसिनोफिल होती है उनका डायमीटर कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अगला है दे आर फेगोसाइट्स। अब कौन सी सेल्स हैं ये? फेगोसाइट्स, यानी जो कीटाणुओं को, जो आपके एंटीजन होते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य करती हैं, यानी फेगोसाइट्स कीटाणुओं का भक्षण करती हैं। दे कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम एंड पेरोक्सीडेज इन देयर ग्रेन्यूल्स। और इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स और पेरोक्सीडेज एंजाइम्स, विच इज टॉक्सिक टू पैरासाइट्स रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसके टॉक्सिक पैरासाइट क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगली आपकी डब्ल्यूबीसी है बेसोफिल। कौन सी है? बेसोफिल। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल आर द लीस्ट अबंडेंट। अब जो बेसोफिल आपकी वो कौन सी है? डब्ल्यूबीसी लीस्ट अबंडेंट, मतलब जो इसकी परसेंटेज है, प्रेजेंट परसेंटेज है वो कितनी है? 0.5 से 1% प्रेजेंट होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का। ये कितना? टोटल डब्ल्यूबीसी का 1% प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी।
ये क्वेश्चन एक तो या तो आपसे पूछेगा मोस्ट अमेंडेड डब्ल्यूबीसी या पूछेगा आपसे आपसे लीस्ट अमेंडेड डब्ल्यूबीसी। इन दोनों को याद रखें। लीस्ट अमेंडेड एंड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट, दे कंटेन एलोंगेटेड लोब्ड न्यूक्लियाई। और जो इसका न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है, एलोंगेटेड लोब्ड न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें डायामीटर की, तो जो आपका बेसोपेल है उसका डायामीटर होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर का। कितना होता है, 8 to 10 माइक्रोमीटर का। इन इनप्लाम्ड टिश्यू दे बिकम मास्ट सेल। और जो इनप्लाम्ड टिश्यू होते हैं यानी जो सूजे हुए टिश्यू होते हैं आपके, तो सीग्रेट ग्रेन्यूल्स, वहाँ पर मास्ट सेल आती हैं। ग्रेन्यूल्स कंटेन एपेरिन, स्टामिन एंड अदर प्रोटीन्स दैट प्रोमोट इन्फ्लामेशन। और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। अगली आपकी डब्ल्यूबीसी है कौन सी, मोनोसाइट्स। कौन सी है, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स अकाउंट फॉर 5% ऑफ द ए ग्रेनुलोसाइट एंड दे आर सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स हैं वो कितनी प्रेजेंट होती हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी का 5%, और सर्कुलेट किसको करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को। दे आर अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो आपको मोनोसाइट्स का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर का। द न्यूक्लियस ऑफ द मोनोसाइट इज किडनी और हॉर्सो शेप्ड। जो आपका मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड या हॉर्स सुई शेप्ड का होता है। जिसको हॉर्स सुई को बोलते हैं घोड़े की नाल। क्या बोलते हैं, घोड़े की नाल। यानी आपकी जो मोनोसाइट्स है उसका न्यूक्लियाई होता है ये या तो होगा घोड़े की नाल या किडनी जैसा शेप्ड होता है इसके न्यूक्लियाई का। मैक्रोफेज प्ले वाइटल रोल इन इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन बाय डिस्ट्रॉइंग स्पेसिफिक एंटीजेंस। जो आपकी मैक्रोफेज हैं वो आपकी वाइटल रोल प्ले करती है इम्यूनिटी के अंदर और इन्फ्लामेशन को डिस्ट्रॉइंग के स्पेसिफिक एंटीजेंस का। अगला है आपका, अगली डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स अकाउंट फॉर 25% ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स वर्ड है वो आपकी डब्ल्यूबीसी के लिए ही यूज करते हैं। यानी आपके ऐसे बोले हम कि डब्ल्यूबीसी आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। एंड मोस्ट आर फाउंड इन द लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर लिम्फोसाइट्स मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। सच एज द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। क्या कौन कौन से, एक तो लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। लिम्फोसाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और जो आपका डायमीटर है लिम्फोसाइट्स का वो कितना होता है, 6 से 9 माइक्रोमीटर से 10 to 14 माइक्रोमीटर। द लाइफ स्पैन ऑफ द लिम्फोसाइट्स रेंज फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स। जो आपकी डब्ल्यूबीसी की या लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्यू आवर्स से फ्यू ईयर्स तक होता है। ये आपके सभी डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें प्लेटलेट्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट का लास्ट है प्लेटलेट्स, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। अब जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं, तो बोन मैरो के मेगा कैरोटिक एंड फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरोसाइट्स ब्रेक ऑफ टू फॉर्म प्लेट्स। जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो बोन मैरो की मेगा कैरोटिक टिश्यू या मेगा फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरोसाइट से प्रोड्यूस की जाती हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें प्लेटलेट्स की, तो वो डायमीटर होता है इसका 2 से 4 माइक्रोमीटर का। कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर का। दे हैव नो न्यूक्लियस। और जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। देयर लाइफ स्पैन इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 9 डेज। 5 to 9 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। प्लेटलेट्स प्ले वाइटल रोल इन ब्लड लॉस। अब जो प्लेटलेट्स हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, ब्लड लॉस बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट प्लग्स। किसके रूप में, ब्लड प्लग्स विच सील द होल्स इन द ब्लड वेसल्स एंड रिलीज केमिकल विच
एड ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग में और ब्लड लॉस में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमने देखो WBC का लाइफ स्पैन पढ़ लिया और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन पढ़ लिया। अगर मैं बात करूं आपके RBC के लाइफ स्पैन की, तो RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। और एक आपने ये भी वर्ड सुने दो, ग्रेनुअल और एग्रेनुअल। देखो जो आपकी ग्रेनुअल सेल्स हैं यानी ग्रेनुअल WBC हैं, उनको याद कैसे रखें? तो उनके लिए आपको ट्रिक याद रखना है बेन जी। कौन सी? बेन जी। ठीक है। WBC की जो जितनी भी ग्रेनुअल्स हैं यानी ग्रेनुलोसाइट्स WBC हैं, उनके लिए ट्रिक क्या याद रखना है? बेंजी। बी का मतलब बेसोपिल, ई का मतलब इओसिनोपिल, और एन का मतलब न्यूट्रोपिल, और जी का मतलब ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अगर इसी प्रकार एक ग्रेनुल्स को याद रखना है तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है MLA। क्या ट्रिक याद रखना है? MLA। एम का मतलब मोनोसाइट, एम का मतलब मोनोसाइट, और एल का मतलब लिम्फोसाइट, और ए का मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स। यानी जो आपकी ग्रेनुलोसाइट WBC हैं उनके लिए बेंजी याद रखो BENG, और ए ग्रेनुलोसाइट है उनके लिए ट्रिक याद रखो MLA। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अभी यहीं तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।